नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 15 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स दिनांक 18 मई 2021 जारी किया है, जिसके द्वारा सीजीएसटी रूल्स 2017 के कई रूल्स में बदलाव किया है, जीएसटी के फॉर्म्स में कुछ बदलाव किया है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं और कुछ विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले सीजीएसटी रूल्स के रूल 23 उसका सब रूल 1 के अंदर कुछ संशोधन किया गया है। यह आप देखेंगे रूल 23 का सब रूल 1 है, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया हो उसके रिवोकेशन की एप्लीकेशन करने से संबंधित है। इसमें यह दर्शाया गया था कि रिवोकेशन की एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को 30 डेज के अंदर 30 दिन के भीतर भीतर करना चाहिए। अब इसमें यह शब्द भी ऐड कर दिए गए हैं, और विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर और द कमिश्नर एज द केस में बी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30। यानी जो सेक्शन 30 जीएसटी एक्ट का है उसमें पावर्स दिए हैं, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर 30 दिन का समय अवधि और बढ़ा सकते हैं, और कमिश्नर उसके अलावा भी 30 दिन का पीरियड और बढ़ा सकते हैं। इसको भी यहाँ लिख दिया है। मैंने 15 मई के अंक में इसके बारे में जिक्र किया था कि सेक्शन 30 के अंदर जो समयावधि बताई गई है वह रूल 23 में भी बतानी चाहिए, और दोनों के अंदर जो समयावधि बताई है वो दोनों सुसंगत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये अभी दोनों रूल और सेक्शन के अंदर जो समयावधि है उनको सुसंगत कर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि ये जो वर्डिंग्स लिखे हैं इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजो, यहाँ पर पावर्स प्रोवाइडेड के बदले पावर्स कन्फर्ड वर्ड ज्यादा प्रॉपर होता, लेकिन कोई बात नहीं, मीनिंग तो वही निकल रहा है। और यह जो संशोधन है इसका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि पहले भी सेक्शन के अंदर तो यह समयावधि बताई हुई थी। तो यह केवल सेक्शन के अनुरूप रूल को करने के लिए अमेंडमेंट किया गया है। इसी अमेंडमेंट के अनुरूप जो फॉर्म जीएसटी REG 21 है उसके अंदर भी यही वर्डिंग्स ऐड करने का भी संशोधन कर दिया गया है। उसके बाद यह संशोधन किए गए हैं रूल 90 के अंदर, जिसमें एक तो सब रूल 3 के अंदर प्रोविजो ऐड किया है और सब रूल 5 और 6 इंसर्ट किया है। यह क्या है यह भी देख लेते हैं। रूल 90 रिफंड के बाद एक्नॉलेजमेंट इश्यू करना, या रिफंड एप्लीकेशन में कुछ कमी है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके लिए डेफिशिएंसी मेमो इश्यू करना, उसके बारे में है। रूल 90 का सब रूल 3 डेफिशिएंसी मेमो के बारे में प्रोविजन दर्शाता है। अब इसके अंदर यह प्रोविजो ऐड कर दिया गया है कि यदि किसी करदाता ने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की है और उसके बाद में डिपार्टमेंट ने डेफिशिएंसी मेमो इश्यू किया है, तो यह जो पीरियड है रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने और डेफिशिएंसी मेमो इश्यू करने के बीच का, यह पीरियड लिमिटेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए रेलेवेंट डेट से 2 साल की समयावधि दर्शाई गई है, लेकिन उस 2 साल की समयावधि में से यह जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल की और उसके बाद डिपार्टमेंट ने जो समय लिया डेफिशिएंसी मेमो इश्यू करने में, उस समय को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह मुझे लगता है टैक्स पेयर्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल प्रोविजन है। रूल 90 के अंदर यह सब रूल 5 इंसर्ट कर दिया है। इसके अनुसार किसी टैक्स पेयर ने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल की हो तो उसके बाद में प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन का ऑर्डर
फॉर्म जीएसटी आरएफडी 04 में इश्यू हुआ हो, या फाइनल रिफंड सैंक्शन का ऑर्डर फॉर्म जीएसटी आरएफडी 06 में इश्यू हुआ हो, या पेमेंट ऑर्डर फॉर्म जीएसटी आरएफडी 05 में इश्यू हुआ हो, या रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07 में इश्यू हुआ हो, या नोटिस जारी की हो उसे फॉर्म जीएसटी आरएफडी 08 में, उसके पहले रिफंड एप्लीकेशन को वह टैक्स पेयर विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। उसके लिए एक यह नया फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01W यह इंसर्ट किया है। और जहां पर टैक्स पेयर रिफंड की एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा है, वहां पर जो भी अमाउंट डेबिट की है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से, उसी लेजर के अंदर वह रकम वापस जमा कर दी जाएगी। वैसे तो कोई भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल की हो तो उसे विड्रॉ टैक्स पेयर कर ही सकता है, उसके लिए रूल्स के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं भी किया हो तब भी वह माना ही जाएगा कि कोई भी टैक्स पेयर विड्रॉ कर सकता है। लेकिन क्योंकि अभी सारी प्रोसीजर ऑनलाइन हो रही है, इसलिए उससे संबंधित कोई फॉर्म भी प्रिस्क्राइब करना वह आवश्यक है, और उसी के लिए यह रूल के अंदर अमेंडमेंट करना भी आवश्यक है। यह आप देख सकते हैं एक सिंपल सा फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01W विड्रॉअल के लिए एक फॉर्म बनाया गया है। इसमें मेन तो यह जो 7 नंबर का कॉलम है, ग्राउंड्स फॉर विड्रॉइंग रिफंड क्लेम, फाइल्ड द रिफंड एप्लीकेशन बाय मिस्टेक, या फाइल्ड रिफंड एप्लीकेशन अंडर रॉन्ग कैटेगरी, रॉन्ग डिटेल्स मेंशन इन द रिफंड एप्लीकेशन और अदर। तो इस प्रकार से ये अलग अलग किस कैटेगरी में रिफंड विड्रॉ किया जा रहा है उसके बारे में भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद यह सीजीएसटी के रूल 92 और रूल 96 के अंदर कुछ संशोधन किए हैं। यह मुख्यतः फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07 में कुछ चेंजेस किए हैं, उसी से संबंधित ये चेंजेस रूल 92 में किए हैं। तो पहले जीएसटी आरएफडी 07 फॉर्म पुराना क्या था और अब नया फॉर्म क्या है वह देख लेते हैं, तो उससे ये जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो समझने में आसानी रहेगी। यह पुराना फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07 है, जिसमें दो पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यह जो पार्ट ए था वह जहां पर भी रिफंड दिया जा रहा था, लेकिन पूरी की पूरी अमाउंट एडजस्ट कर दी जाती थी, क्योंकि टैक्स पेयर से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को लेना बाकी था। तो उसके रिलेटेड डिटेल्स ये पार्ट ए के अंदर दर्शाई जाती थी। और यह जो पार्ट बी है उसके अंदर ऑर्डर फॉर विथहोल्डिंग द रिफंड, यदि रिफंड अभी नहीं देना है, उसको विथहोल्ड करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी वो पार्ट बी में दर्शाई जाती थी। लेकिन अब इस फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07 को अमेंड करके उसके पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ बदलाव किया गया है, तो वह आप थोड़ा देख लें। यह जो नया फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07 है, इसका पार्ट ए जो है वह ऑर्डर फॉर विथहोल्डिंग द रिफंड है। आपने देखा पुराने फॉर्म में पार्ट बी के अंदर था, यहां पार्ट ए है। प्लस दूसरी चीज यह है कि यहां पर जो कॉलम 6 है, रीजन फॉर विथहोल्डिंग, इसमें रिकवरेबल ड्यूज नॉट पेड, यानी जो पहले पार्ट ए में आता था वह भी चीज यहां पर आ गई। सेकंड, इन व्यू ऑफ सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 54, यानी पहले जो पार्ट बी में आता था वो भी यहां आ गई। ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड ऑफ सीरियस नेचर, यह पहले नहीं था, यह भी अब नया ऐड कर दिया है। और अदर्स स्पेसिफाई, तो इनके अलावा भी किसी ग्राउंड पर अमाउंट विथहोल्ड की जा सकती है। तो यह पार्ट ए अब इस प्रकार से नया हो गया विथहोल्डिंग द रिफंड के लिए। और जो पार्ट बी है, ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड, जो पहले विथहोल्डिंग का ऑर्डर किया था उसे वापस लेना है उस ऑर्डर को, तो उसके लिए ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड यह पार्ट बी के अंदर जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक नया
प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। अब यहां पर आप देखेंगे रूल 92 का सब रूल 1 में प्रोविजो पहले था कि provided that in cases where the amount of refund is completely adjusted against any outstanding demand under the act or under any existing law, an order giving details of the adjustment shall be issued in part A of form GST RFD 07। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया केवल इसी पर्पस के लिए पार्ट ए नहीं है, पार्ट ए को काफी विस्तृत कर दिया गया है, इसके लिए इस प्रोविजो को ओमिट कर दिया गया है। जो सब रूल 2 है उसमें जहां पर पार्ट बी लिखा था विदहेल्ड के लिए, उसके बदले अब पार्ट ए लिख दिया गया है, क्योंकि पार्ट ए के अंदर अब अलग अलग कई रीजन से अमाउंट रिफंड की विदहेल्ड की जा सकती है। उसमें से एक रीजन सेक्शन 54 का सब सेक्शन 11 भी है, और इसमें अब एक प्रोविजो भी ऐड कर दिया गया है, provided that where the proper officer or the commissioner is satisfied that the refund is no longer liable to be withheld, he may pass an order for release of withheld refund in part B of form GST RFD 07। जो GST RFD 07 फॉर्म का पार्ट बी है जिसमें रिफंड की अमाउंट विदहेल्ड की थी उसे रिलीज करने का जो प्रोफॉर्मा बताया है, उसी से रिलेटेड यह प्रोविजो ऐड किया गया है। रूल 96 में भी इसी प्रकार से कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। यहां रूल 96 के सब रूल 6 के अंदर पहले जो लिखा हुआ था कि अमाउंट विदहेल्ड करने के लिए पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरएफडी 07 में ऑर्डर पास करना है, उसके बदले में पार्ट बी की जगह पर अब पार्ट ए लिख दिया गया है। और जहां पर पहले यह था कि विदहेल्ड की हुई अमाउंट को अब ऐसा लगता है कि करदाता को रिफंड दे देना चाहिए, तब वह फॉर्म जीएसटी आरएफडी 06 में ऑर्डर पास करके रिफंड दे सकता है। केवल इतना लिखा था, उसके बदले अब लिख दिया है by passing an order in form GST RFD 06 after passing an order for release of withheld refund in पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07। तो जो विदहेल्ड की थी अमाउंट उसके रिलीज करने का ऑर्डर जीएसटी आरएफडी 07 फॉर्म के पार्ट बी में पहले इश्यू करना है और उसके बाद में जीएसटी आरएफडी 06 फॉर्म के अंतर्गत एक ऑर्डर पास करके रिफंड दे देना है। तो इस प्रकार से यह भी अमेंडमेंट, ये जो फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07 में चेंजेस किए हैं उसी के सुसंगत है। यह रूल 138 ई के अंदर भी कुछ चेंजेस किया है, यह भी देख लेते हैं। रूल 138 ई कुछ परिस्थितियों में टैक्स पेयर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि ई-वे बिल का पार्ट ए फिल नहीं कर पाएगा, अर्थात ई-वे बिल इश्यू नहीं कर पाएंगे। तो पहले यह रिस्ट्रिक्शन के लिए वर्डिंग्स थे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ सप्लायर और अ रिसिपिएंट। मतलब जो टैक्स पेयर एज अ सप्लायर या एज अ रिसिपिएंट वह इस प्रकार का जीएसटी ई-वे बिल का पार्ट ए नहीं भर पाएगा कुछ परिस्थितियों में। उसके बदले में अब वर्डिंग्स चेंज कर दिए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो पहले जहां पर केवल सप्लायर या रिसिपिएंट के रूप में ही था, वहां पर अब वर्डिंग्स है एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मुझे लगता है जो पहले सप्लायर और रिसिपिएंट के अंदर जॉब वर्क के लिए या इसी प्रकार के किसी अन्य पर्पस के लिए गुड्स का मूवमेंट होता था, वहां पर यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता था रूल के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पर इस रूल का जो रिस्ट्रिक्शन है वह काफी ब्रॉड कर दिया गया है और उस प्रकार से अब किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे यदि रूल 138 ई की कंडीशंस फुलफिल होती हो, जिसमें कि कुछ पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया हो और ये सब कंडीशन दर्शाई गई है। तो यह रूल 138 ई को ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः,
तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।